हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, विद्युत विभव तथा धारिता। और आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र तथा धारिता, जिसे हम इंग्लिश में कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस कहते हैं। तो आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस लेक्चर में, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल दिल में उतर जाएगा। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। और शुरू करते हैं हम अपना इसमें पहला टॉपिक, संधारित्र। देखिए, संधारित्र को समझने के लिए आपको धारिता समझना जरूरी है। हमें आपको यहाँ पर बता दें, संधारित्र एक युक्ति का नाम है, एक डिवाइस है, और जो धारिता है वो संधारित्र की एक प्रॉपर्टी है, मतलब एक क्या है, उसका गुण है। तो सबसे पहले हम धारिता समझते हैं और धारिता के बाद हम संधारित्र समझने की कोशिश करेंगे। धारिता समझने के बाद आपको 100% संधारित्र समझ में आ जाएगा। हालांकि ऐसे भी समझ में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आपको फील लेना है तो 100% आपको सबसे पहले धारिता पढ़ना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे विद्युत धारिता। लेकिन विद्युत धारिता बताने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता देना चाहेंगे कि स्थिर विद्युत प्रेरण क्या होता है। स्थिर विद्युत प्रेरण, पहले आप इस टॉपिक को समझ लीजिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या कहेंगे बेटा? इंडक्शन। पहले ये समझते हैं, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब किसी चालक को किसी उदासीन चालक के समीप ले जाते हैं, मतलब दोनों ही चालक हों, एक पर क्या हो, आवेशित हो, और एक पर आवेश ना हो, यानी निरावेशित हो, या उसे हम कह लें उदासीन। तो ये क्या है? आवेशित चालक है। यदि यह एक आवेशित चालक है, इस पर मान लेते हैं हमारे पास ढेर सारे प्लस क्यू चार्ज हैं, तो आवेशित चालक को यदि किसी निरावेशित चालक के समीप लेकर जाएंगे, यहाँ पर ये निरावेशित चालक है, ध्यान रखना, निरावेशित, जिस पर कोई भी आवेश नहीं है। निरावेश, कोई आवेश होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें आवेश है ही नहीं, आवेश हैं, परंतु ध्यान रखना है, इसमें जो निरावेशित का मतलब है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की जो संख्या है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है, बराबर है। यदि धन तथा ऋण आवेशों की संख्या बराबर होगी तो यह आवेश रहित माना जाएगा, अर्थात उदासीन माना जाएगा, है ना। तो यदि हम इस चालक को इसके समीप ले जाएं, या फिर आवेशित चालक को ही इसके समीप ले जाएं, यानी एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे के समीप लेकर आएं, तो क्या होगा कि इस निरावेशित चालक में जो विजातीय आवेश हैं वो क्या होंगे, आवेशित चालक के समीप वाले सिरे के पास आ जाएंगे। ये धनावेश है तो ऋणावेश क्या होंगे, इस साइड में आ जाएंगे, और जितने भी प्लस हैं वो दूसरे सिरे पर चले जाएंगे। ऐसा कंडीशन होगा जब यह इसके समीप आएगा तब, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है, परिभाषा कैसे देंगे, देखिए यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर लेंगे, आप अपने शब्दों में इसे लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना। देखिए, जब किसी आवेशित चालक को, आपको यहाँ पर परिभाषा लिखनी है, जब किसी आवेशित चालक को किसी निरावेशित चालक के समीप लाया जाता है, तो आवेशित चालक के समीप वाले सिरे पर निरावेशित चालक का विजातीय आवेश आ जाता है। विजातीय का मतलब
अलग, विपरीत, है ना। ये क्या है आपका विजातीय, विजातीय आवेश, विजातीय। और ये क्या है आपका सजातीय, क्योंकि प्लस के प्लस है तो ये सजातीय होगा। ठीक है, सजातीय आवेश दूसरे सिरे पर चले जाते हैं और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। आ गई बात समझ में। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ इसका डेफिनेशन। जब किसी आवेशित चालक को किसी निरावेशित चालक के समीप ले जाते हैं तो निरावेशित चालक के आवेशित चालक तथा निरावेशित चालक के समीप वाले सिरे पर विजातीय आवेश आ जाते हैं तथा दूसरे सिरे पर इसके सजातीय आवेश चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण। उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे विद्युत धारिता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखेंगे विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो इसे हम कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर केवल आप धारिता भी लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ विद्युत लिख देने से ये समझ में आएगा कि उसमें चार्ज होंगे। ठीक है, बिना चार्ज के कोई भी कैपेसिटी हम समझ नहीं पाएंगे। तो चार्ज होगा तभी विद्युत होगा और उसी की कैपेसिटी को हम समझेंगे, अर्थात कैपेसिटेंस, धारण करने की क्षमता को। तो देखिए धारिता का क्या अर्थ होता है। धारिता का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है, शाब्दिक। धारिता का शाब्दिक अर्थ है धारण करने की क्षमता। क्या, धारण करने की क्षमता। ठीक है, अब क्या चीज, क्योंकि विद्युत धारिता है इसलिए हम यहाँ पर क्या कह देंगे, आवेश धारण करने की क्षमता। ये चीज लिख लें, आवेश धारण करने की क्षमता को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत धारिता कहेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और इसमें समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ लेना है। अब आप समझिए, जब किसी चालक को, इसमें साथ में एक और कॉन्सेप्ट लिखना है, यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इस बात को कैसे समझेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि यदि आप हम जानते हैं किसी बर्तन में किसी द्रव को यदि भरा जाता है तो उस बर्तन की जितनी कैपेसिटी होती है हम उसमें उतने ही द्रव या किसी भी पदार्थ को स्टोर कर सकते हैं। तो उस बर्तन की वह क्या कहलाती है, धारिता। जैसे समझ लें कि हमारे पास एक कोई बाल्टी है, ठीक है, ये कोई बाल्टी है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, द्रव भर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यह बाल्टी क्या है, 20 लीटर की है। 20 लीटर की बाल्टी है तो इसमें हम केवल 20 लीटर ही द्रव को स्टोर कर सकते हैं। द्रव का मतलब चाहे वो तेल हो या फिर कोई पानी हो या फिर कोई और लिक्विड हो सकता है। तो हम इसमें 20 लीटर से अधिक द्रव को नहीं भर सकते हैं। ठीक इसी तरह से किसी चालक में भी जितना उस चालक में आवेश धारण की क्षमता होगी, सपोज ये चालक है कोई और
बर्तन में हम क्या करते हैं, द्रव भरते हैं या कोई अन्य वस्तु भरते हैं। तो और यह चालक है तो चालक में क्या भरेंगे, हम आवेश ही भरेंगे ना। क्या भरेंगे, आवेश। इस तरह से Q मान लेते हैं। जब हम इस बर्तन में द्रव को भरते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने द्रव यहाँ तक भरा हुआ है। अब इसमें जैसे जैसे द्रव की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इसमें जल का स्तर ऊपर उठता जाता है। सपोज मान लीजिए ये क्या है, जल ही है, जल, ठीक, ये जल है। जैसे जैसे पानी को हम यहाँ पर इसमें डालते जाएंगे वैसे वैसे जल का स्तर, यहाँ पर लिखेंगे जल का स्तर, ये लिख लेंगे यहाँ से, जल स्तर। जल स्तर क्या होता है, ऊपर उठते जाता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से जब किसी चालक को आवेश देते जाते हैं तो इसका विभव बढ़ता जाता है। क्या होता है, विभव बढ़ता जाता है, ठीक है। विभव V का मान क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो जल स्तर है, यानी जल को हम यहाँ पर आवेश कह सकते हैं, ठीक है। जल को क्या कह सकते हैं, आवेश। ठीक इसी तरह से हम चालक में क्या बढ़ाएंगे, आवेश। यदि किसी चालक में आवेश की मात्रा को बढ़ाएं तो विभव बढ़ेगा। जैसे किसी बर्तन में जल भरने से जल स्तर बढ़ता है। जब यह 20 लीटर भर जाएगा उसके बाद का जो पानी यदि हम और डालना चाहें, 21 लीटर डालना चाहें, तो बाकी का पानी क्या होगा, इस पृष्ठ से बाहर चला जाएगा, इस बर्तन से बाहर चला जाएगा। ठीक इसी तरह से यदि इस चालक पर 200 कूलाम आवेश धारण करने की इसकी क्षमता है तो हम इसमें आवेश की जो मात्रा है वो मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 200 कूलाम भर सकते हैं। इससे यदि अधिक भरेंगे तो यह वातावरण में जो आवेश होंगे वो चले जाएंगे, लीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा धारिता का कंसेप्ट। यदि आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ पर एक और बात लिखते हैं, चालक पर आवेश देने से, चालक पर आवेश की मात्रा या आवेश बढ़ाने पर, ऐसा लिख लें, आवेश बढ़ाने पर उसका विभव बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं आवेश Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। आवेश Q का मान यदि हम बढ़ाएंगे तो इसमें V का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब हम कहें कि जब इस अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा Q इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट हम ले आएंगे C और ये हमारा हो जाएगा इंटू V। तो यह तो हमारा एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ C अनुक्रमानुपाती नियतांक है, C अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे विद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। इस C को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारिता। तो अब हम विद्युत धारिता का जो फार्मूला होगा वो क्या लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू, C को यहाँ रोक लें, V को इधर भेज दें, तो ये क्या हो जाएगा, Q अपान V हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि
यहाँ पर यदि इसका मात्रक लिखें तो क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और यहाँ पर विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इस कूलाम प्रति वोल्ट को एक तरह से और भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कूलाम प्रति वोल्ट को हम फैरड भी कहते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे या फैरड, क्या लिख लेंगे फैरड, इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप इस तरह से अपना नोट्स सीधा बना लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी यानी धारिता 1 फैरड अगर हो, क्या हो 1 फैरड हो, तो ये इसका मान भी क्या होगा 1 कूलाम अपान क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से 1 फैरड का जो परिभाषा बनेगा वो क्या बनेगा, आप चाहें तो यहाँ पर अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे हम बता दे रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की धारिता 1 फैरड होगी। आप इस बात को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे ज़रूरी है, देखिए कंसेप्ट जब समझेंगे तो चीज़ें लिखना आसान होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं। आइए हम आप लोगों को कुछ और बातें बताते हैं। ये जो धारिता है यह एक अदिश राशि है। क्या है, धारिता अदिश राशि है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम धारिता एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है, और इसकी विमा क्या होगी। देखिए इसकी विमा निकालना बड़ा आसान है, आप चाहें तो खुद से भी निकाल सकते हैं। हम आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर दे रहे हैं इसकी विमा यहाँ निकालने के लिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक यहाँ पर C यानी C की विमा बराबर क्या हो जाएगा, ये Q क्या है, आवेश है। आवेश को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए Q बराबर हम जानते हैं, Q बराबर होता है I इंटू टी। चूँकि हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। थोड़ा सा यहाँ पर लिख लें, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। और इसका विमा I क्या है, धारा है, धारा का विमा क्या होता है A, और T टाइम की विमा क्या होती है T। तो ये Q का क्या हो जाएगा, A इंटू टी हो जाएगा। और भी समझते हैं कि यहाँ पर नीचे क्या है, विभव। तो विभव की विमा क्या हो जाएगी, विभव यानी कार्य को कहते हैं। हम समझते हैं कि V बराबर क्या होता है, W अपान Q। तो W क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, और अपान क्या होगा, ये कूलाम, न्यूटन मीटर पर कूलाम होता है। तो न्यूटन यानी बल का मात्रक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल का मात्रक यहाँ पर समझेंगे mL/t-2 होता है। और साथ में यहाँ पर देखिए ये मीटर है तो इसका L होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि विभव के लिए हो जाएगा mL स्क्वायर, L का गुणा हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा t-2। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कूलाम, कूलाम का A इंटू टी होता ही है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आप लिखिएगा यहाँ पर Q की विमा और बटे क्या हो जाएगा, V की विमा, V की विमा। तो V की विमा कैसे लिखेंगे, Q की विमा है आपके पास A इंटू टी।
v की विमा के लिए हम ये लिखेंगे m l स्क्वायर t माइनस 2, ये हो जाएगा। और नीचे ए टी है, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो a इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा m ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m माइनस 1, ठीक है। l ऊपर जाएगा तो हो जाएगा l माइनस 2 हो जाएगा। और ये t माइनस 2 ऊपर जाए तो ये प्लस हो जाएगा और t पहले से हैं तो t के पावर क्या हो जाएगा 4, पॉजिटिव में हो जाएगा। और साथ में a का गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये इसकी क्या हो जाएगी विमा। इस तरह से आप निकाल लीजिए तो इसकी विमा क्या बन जाएगी m माइनस 1 l माइनस 2 और ये हो जाएगा t के पावर 4 और साथ में क्या हो जाएगा a स्क्वायर। इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद कुछ और बातें हैं, उन्हें समझ लेते हैं। देखिए फैरेड क्या है, एक बड़ा मात्रक है। फैरेड क्या है, एक बहुत बड़ा मात्रक है। तो इसके और भी दो छोटे मात्रक होते हैं, उनको भी हम क्या करेंगे लिख लेंगे। हम यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए एक माइक्रोफैरेड में इसे बदला जाता है। एक माइक्रोफैरेड बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 फैरेड। और इसी तरह से एक पिकोफैरेड बराबर होता है, एक पिकोफैरेड बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड, ठीक है। तो इसके दो छोटे मात्रक यह भी हैं, इन्हें भी हम क्या करेंगे लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो ये था विद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट। सबको समझ में आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखेंगे यहाँ संधारित्र पढ़ने से धारिता का एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो ये हमारा अगला टॉपिक होगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या, विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसकी अंग्रेजी होगी, धारिता को आप जानते हैं कैपेसिटेंस, तो ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस ऑफ, विलगित का अर्थ होता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। तो ये हम समझेंगे कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो बहुत ही आसान सा ये डेरिवेशन होगा आपका और आप इसे समझ जाएंगे बहुत आसानी से। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि विलगित का क्या अर्थ है। गोलीय चालक का मतलब समझ जाएंगे, धारिता तो समझते ही हैं, इतना सब कुछ बताया गया। विलगित का मतलब होता है जो बिल्कुल एकल हो, अकेले हो, ठीक है। मतलब उस पर किसी और आवेशों का या किसी और वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव ना हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं विलगित, जो बिल्कुल अकेला हो, एकक हो, ये चीज़ होता है। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता का अर्थ यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक गोलीय चालक बना लेते हैं। मान लेते हैं यह एक गोलीय चालक है जिस पर ढेर सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आवेश बिखरे हुए हैं। आप जानते हैं कि इसके भीतर आवेश नहीं होता है, और क्यों नहीं होता ऐसा आप लोगों को गॉस की प्रमेय में बताया गया है। मान लीजिए इसका केंद्र क्या है, यहाँ पर O है और यहाँ से इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल R है। सपोज ये हमने मान लिया। तो यहाँ पर मान लीजिए आवेश की मात्रा जो है Q है, पूरे आवेश की मात्रा को हम Q कंसीडर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना गोलीय चालक की
यहाँ पर गोलीय चालक की धारिता, ठीक है, धारिता क्या हो जाएगा, C बराबर क्या है, Q अपान क्या हो जाएगा, V। ये आप समझते हैं। आप चाहें तो रिलेशन नंबर इसे फर्स्ट बना दीजिए। ये सब मान लेंगे कि माना Q आवेश इस पर बिखरे हुए हैं, इसका विभव V है ना, इस का जो विभव है वो क्या है, V है, ये मान लेंगे। तो अब समझते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं गोलीय चालक के पृष्ठ का विभव, विभव V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू होता है Q/R, ये चीज़ होता है। इतना आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि V का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देंगे समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 ये है, C = हो जाएगा Q/V की वैल्यू यहाँ पर ले जाकर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q/ क्या हो जाएगा, R। यहाँ देखिए Q अंश में हर में ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे का पद ऊपर चला जाएगा, तो C = क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। तो एक तो फॉर्मूला यह हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि हम मान लें कि इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, तब यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। इसके अतिरिक्त यदि यहाँ पर कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, यदि या यहाँ पर लिखिए किसी परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में जिसका परावैद्युतांक क्या हो, K हो, यहाँ पर लिख लीजिए कैपिटल K। तो यहाँ धारिता C = क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो धारिता, गोलीय चालक की जो धारिता होगी वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, परावैद्युत पदार्थ K के, और साथ में C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, R के। यहाँ पर देखिए R भी क्या है, अंश में ही है, तो ये धारिता क्या होगा, R के अनुक्रमानुपाती होगा। इससे ये बात समझ में आती है किसी गोलीय चालक की धारिता जो है उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करती है। यदि गोलीय चालक की त्रिज्या अधिक होगी तो इसकी धारिता भी क्या होगी, अधिक हो जाएगी। अब ऑब्वियसली सोच सकते हैं, अगर इस चालक की त्रिज्या हम बढ़ाते जाएंगे, आकार बढ़ेगा, तो इसमें आवेश संचित होने की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और यदि आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ेगी तो हम समझते हैं आवेश धारण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो इस तरह से हम गोलीय चालक की धारिता के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। आप गोलीय चालक की धारिता का ये फॉर्मूला याद रखेंगे, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के लिए ये वाला फार्मूला, और परावैद्युत माध्यम अगर कोई होगा तो दूसरा फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए हम आप लोगों को संधारित्र को अगले वीडियो में बताएंगे। इससे पहले हम करते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ठीक है। क्या करेंगे, तब तक एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे और इसका तब तक आप स्क्रीनशॉट में हम एक क्वेश्चन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पर अगला जो प्रश्न होगा, सपोज ये कोई क्वेश्चन है
यहाँ पर मान लेते हैं, माना किसी गोलीय चालक का आकार पृथ्वी के समान हो, पृथ्वी के समान हो, तो उस चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाएगा? यहाँ पर कहने का अर्थ है कोई गोलीय चालक है जिसका आकार इस पूरी पृथ्वी के आकार के बराबर यदि हम कंसीडर कर लें, हालांकि किसी भी आकार का रहेगा तो हम ज्ञात करेंगे। अभी यहाँ पर मान लेते हैं वो बहुत बड़ा हो, यानी पृथ्वी के आकार का हो, तो कैसे करेंगे? आप जानते हैं ये हमारी पृथ्वी है, सपोज पृथ्वी के आकार का हो गया, और ये त्रिज्या है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का r, और पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वो 6400 किलोमीटर के बराबर है। हम समझते हैं इस पर चार्ज बिखरे रहेंगे हर जगह पे। ठीक है, तो देखिए इसकी धारिता हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं, ऐसे यहाँ पर पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। ये c बराबर, चूंकि हम जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इनटू क्या है फॉर्मूला r। यहाँ पर किसी परावैद्युत माध्यम की बात नहीं की गई है, इसलिए हम k को नहीं लिख रहे हैं। तो ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। आप ध्यान दीजिए, ये सारी वैल्यूज़ आपको पता है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि r बराबर क्या है 6400 किलोमीटर है, यदि हम इसे मीटर में बदलना चाहें तो क्या लिखेंगे? 6400 गुणे 10 के पावर 3, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इतना लिख लेंगे। ठीक है, यदि इसे हम दशमलव में बदलना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ पर दशमलव माना जाएगा, यहाँ से 1 2 3 अंक खिसका दें तो हो जाएगा 6.4 गुणे 10 के पावर, देखिए 1 2 3 अंक खिसकाए हैं तो ये हो जाएगा 6 इतना मीटर। और ये चीज़ जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, तो आप सोचिए कि 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होगा? यहाँ पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 1/9 गुणे 10 के पावर 9। अब इन सब वैल्यूज़ को r की वैल्यू और 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो हमारा आ जाएगा धारिता c बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू हो जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 और मल्टीप्लाई कर देंगे r का वैल्यू कितना है हमारे पास? 6.4 गुणे 10 के पावर 6। यहाँ पर देखिएगा, इसका 9 से इसमें काट देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 6 में जाएगा भाग नहीं तो 4 भी ले लेंगे, दशमलव के बाद लिए हैं तो दशमलव पहले लगा देंगे, 9 सते 63। ठीक है, तो 0.7। इसके बाद और भी अंक आएंगे, जैसे 63 हो गया, 1 बचेगा, 10 फिर 1 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, तो 9 1 9। यहाँ पर 0.71 आगे भी आएगा, पर यहाँ पर क्या है, एक ही अंक पर है, इसलिए हम एक ही अंक रहने दे रहे हैं। अब ये 10 के पावर 9 जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर हो जाएगा 6 - 9, और इसे और सॉल्व कर लें, 0 हो जाएगा 7 गुणे 10 के पावर, इसमें से घटा लेंगे तो ये आ जाएगा -3, और ये धारिता है इसलिए यहाँ पर लिख लिया जाएगा फैराड। तो ये इस तरह से आंसर हमारा इतना आ जाएगा। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।